आज हम समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो बल होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत चुम्बकीय बल होता है, दुर्बल बल या फिर क्षण बल होता है, और चौथा क्या होता है, प्रबल बल होता है। इन सब बलों में सबसे जो कमज़ोर बल होता है वो कौन सा बल होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और इस बल में हम ये जानते हैं कि इस बल में जितने भी जो भी पिंडों भी कार्य कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनका मान क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके बारे में अगर बताने वाला कोई वैज्ञानिक था, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिया था तो न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में सबसे पहले उसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। अब न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल बताया तो उसको हम लोग न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल भी हम लोग कह सकते हैं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया कि मान लीजिए ब्रह्मांड में से 2 कण हुए, ठीक, इसका द्रव्यमान हुआ m1 हुआ, इसका द्रव्यमान क्या हो गया हमारा m2 हुआ, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, r हो गई। तो न्यूटन ने ये बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन 2 कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल जो F होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने यह बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित यानी कि किसी दूरी पर स्थित 2 पिंडों के बीच जो कार्य 2 पिंडों को एक जैसे किसी दूरी पर रखी जाए, 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको तो हम लोग मिक्सअप करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r² हो जाएगा। अब ये जब भी अनुक्रमानुपाती नियतांक घटता है तो जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, और जो नियतांक होता है यहाँ g मान लिया गया है, जिसको हम लोग F बराबर यहाँ से एक ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो नियतांक लग गया g m1 m2 अपन r², जहाँ g हमारा क्या होता है, एक समानुपाती नियतांक होता है। जहाँ g क्या एक समानुपाती नियतांक है जिसको लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान फिक्स होता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा में किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, इसका मान होता है। और इसका मान किसी भी पूरी यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल के लिए क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है, ठीक। तो न्यूटन ने ये बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच, ये मानिए 2 हमारे पिंडों का 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, एक निश्चित किसी दूरी पर रखी जाए तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से 2 कंडीशन निकलते हैं। पहला कंडीशन से निकलता है कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हम F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F m प्रोपोर्शनल r²। यहाँ एक कंडीशन सी मिलती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान का मान जितना बढ़ेगा उतना ही बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2 मैग्नेट लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या होगा, 2 मैग्नेट हो गया। तो इनके बीच की जितना हम लोग दूरी बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, बल का मान कम होता है, और जितना पास होता है उतना बल का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यानी कि दूरी के मान बल के क्या होता है, उल्टा है। दूरी बढ़ रही है तो बल का मान घट रहा है, दूरी घट रही है तो बल का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब गुरुत्व क्या होता है, ग्रेविटी, गुरुत्व के बारे में थोड़ा जाना जाए तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको आकर्षण बल बताया गया है। यानी कि देखिए, एक पहली बात होती है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण बल ही है जो किन्हीं 2 पिंडों के बीच, यानी ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच क्या करता है, काम करता है। अगर इसमें से कोई एक वस्तु पृथ्वी हो जाए, क्या हो जाए, पृथ्वी जी,
और दूसरा बल वस्तु क्या हो जाए, कोई भी पार्टिकल होता है जिसको हम मास ऑफ अर्थ एम ई कर लेते हैं, इस पार्टिकल को हम एम मान लेते हैं। तो अगर एक वस्तु पृथ्वी हो जाए और दूसरा कोई और वस्तु हो जाए, तो ये जिस बल से आपस में एक दूसरे को खींचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं हम लोग। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि पृथ्वी के आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। यानी कि पृथ्वी और किसी पिंड के बीच की जो आकर्षण बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल होगा, तो उसमें जब एक पार्टिकल पृथ्वी हो गया, दूसरा पार्टिकल कोई पिंड हो गया, तो जब ये पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसको हम क्या करते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं हम लोग। ठीक, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे कोई गेंद हो या फिर जो भी कोई पार्टिकल हो, अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये नीचे की तरफ गिरने का कारण ये है कि पृथ्वी उस पर अपना बल लगाती है, जिस बल से पृथ्वी उसको खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ जानते हैं कि जो पहले गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल था, उसमें ये था कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी थी, हमारी आर थी। पहला पार्टिकल का था M1 था, दूसरा पार्टिकल का था हमारा M2 था। तो फार्मूला क्या निकल गया था, F बराबर G M1 M2 अपन R²। ये फार्मूला था हमारा। ठीक, एक काम करते हैं, अब ये मान लेते हैं कि एक पार्टिकल क्या हुआ, हमारी पृथ्वी हो गई, एक पार्टिकल हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक, तो ये हमारा पार्टिकल क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, इसका सेंटर यहाँ हो गया, कोई पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया गया। ठीक, तो एक काम करते हैं, जो कोई पार्टिकल रखा जाएगा तो उसका जो रेडियस होगा वो पृथ्वी के रेडियस की सापेक्ष बहुत कम होगा, इसलिए उसको आर ही मान लेते हैं हम। इसका क्या हमारा एम ही है द्रव्यमान, और इसके द्रव्यमान को हम सिर्फ एम मान ले रहे हैं। तो न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसके अनुसार एफ बराबर जी एम ई एम बटा में आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सिंपल फर्स्ट मान के हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरा हम लोग ये जानते हैं हम लोग कि जब भी पृथ्वी किसी एफ बराबर एम इंटू ए फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है हमारा, एम इंटू ए होता है। लेकिन जब पृथ्वी खींचेगी किसी पिंड को, तो अब ये मान लीजिए हमारे जब पृथ्वी किसी पिंड को खींचेगी, यानी कि कोई पिंड हुआ, तो यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एम इंटू जी हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण सेकेंड हुआ। अब चूंकि पृथ्वी जिस बल से खींचेगी या फिर दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, अतः समीकरण एक और समीकरण दो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से एम जी बराबर जी एम ई एम बटा में आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये द्रव्यमान किसी पिंड का है, ये भी उसी पिंड का है, कट गए। तो यहाँ से इस्तेमाल जो जी का मान निकल गया, ये निकल गया जी एम ई बटा में आर ई का स्क्वायर हो गया। अब एक चीज़ है, देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो ये स्मॉल जी है वो हमारा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो मान होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ से एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जी बराबर फॉर्मूला निकल गया जी एम ई बटा में आर ई का स्क्वायर। अब एक चीज़, एक बात बताइए यहीं से, ये जो कैपिटल जी होता है इसका मान तो फिक्स होता है, इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब इसका मान निकालना होगा, कैसे निकालेंगे थोड़ा देखा जाए। तो एक काम देखते हैं, इसमें से ये तो हमारा आर ई का मान, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा मान हुआ ये हमारा मान हुआ कैपिटल जी का मान हुआ। अब जो एम ई का मान कितना होता है, तो 6 इंटू 10⁻24 kg। जो आर ई का मान होता है कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6400 किलोमीटर होता है। तो अगर हम देखा जाए ये 6400 किलोमीटर, यानी कि 1 2 3 जीरो और बढ़ जाए मीटर में, तो 2 2 4 2 6 यानी कि 10⁻6 मीटर होता है। इस मान को यहाँ पुट किया जाए, तो यहाँ जब पुट करेंगे जी बराबर कितना होगा, देखिए तो कैपिटल जी का मान कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हुआ, इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपान 6.4 इंटू 10⁻6 का
स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका मान निकालेंगे तो जी का मान कितना होगा 9.79 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 7 को 8 मान सकते हैं हम लोग। जी का मान यहाँ से कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा स्मॉल जी का मान आ गया। जो कि ये जो स्मॉल जी का मान होता है वो पृथ्वी सतह पे, यानी कि पृथ्वी के सतह पे इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब एक और बात देखते हैं हम लोग। ये जो पृथ्वी का जो सतह यानी कि यहाँ पे स्मॉल जी का मान कितना हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक, एक बात बताइए, जब ये सतह पे किसी पिंड इस सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान हो गया तो जी का मान फार्मूला क्या होता है हमारा, जी बराबर जी ME बटा में RE का स्क्वायर होता है। चलिए एक बात देखते हैं इसे। इसका मान सबसे ज़्यादा यानी कि जो RE का मान जो होता है वो कहाँ होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर, ध्यान दीजिएगा भूमध्य रेखा पर ये पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे क्या होती है थोड़ी सी चपटी होती है, यानी कि अक्ष पर चपटी। इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या होगा साउथ पोल होगा। तो जी थोड़ी सी चपटी होगी तो इसकी रेडियस में कुछ कमी होगी। अभी R का मान घटेगा तो ये जी का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन वहीं अगर ध्रुव की बात करेंगे तो जो ध्रुव पर जी का मान होता है वो हमारा क्या होता है मैक्सिमम होता है, कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये जो हमारा होता है ये हमारा मान होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, और ये जो मान होता है हमारा होता है भूमध्य रेखा पे। तो कोई कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जी का मान हम लोग 10 आवश्यकता अनुसार मान लेते हैं हम लोग, जिस हिसाब से कैलकुलेटिव होता है उस हिसाब से हम मान लेते हैं। जी का मान अगर कहीं किसी उसमें कहीं 49 दे दे या फिर 4.9 दे दे, मतलब किसी वैल्यू के मान, तो इसके हिसाब से हम लोग 9.8 रखते हैं हम लोग। वरना अगर नॉर्मली हम लोग कटाने के लिए हम लोग जी का मान कितना रखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रख के हम लोग सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्लियर, ठीक है। अब एक बात यहाँ से ये निकलता है कि जो जी का मान होता है वो होता क्या है, यानी कैसे कैसे किस पर डिपेंडेंट होता है। एक बात, जो डी का मान जो होता है वो ऊंचाई के अनुसार उसका मान बढ़ता करता है। तो उसका मान ऊंचाई के अनुसार क्या बढ़ता करता है, तो उसको भी चर्चा कर लीजिए। तो अगर पृथ्वी तल से अगर ऊंचाई पे जाए तो भी जी का मान कम होता है, पृथ्वी से तल से अगर नीचे जाए तो भी क्या होता है जी का मान कम होता है। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई या फिर पृथ्वी तल से नीचे जाने पे जी के मान में क्यों कमी होती है, इसका रीजन क्या होता है, थोड़ा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा देखा जाए, ये होता है कि अब फार्मूला जो है हमारा ये कहता है कि जी ME बटा में RE का स्क्वायर होगा। अब ये हमारा पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी तल से थोड़ा सा ऊपर आता है, यानी कि हम पार्टिकल को यहाँ रखते हैं। तो एक चीज़ जानते हैं कि ये जो दूरी होती है वो हमारी किसके बराबर होती है RE के बराबर होती है, और ये दूरी क्या होगा हमारा H के बराबर होगा। और पूरी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लें R मान लें। अब फार्मूले के अनुसार जी का मान कितना होगा, जी बराबर जी ME बटा में R का स्क्वायर होगा। ये जो सॉरी, ये जो RE था कब था, जब पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी की सतह पर कोई पार्टिकल था तब, लेकिन जब ऊंचाई पे होगा तो इसको हम लोग कैपिटल R मान लिया। तो ये जो R का मान होगा यहाँ से रखेंगे तो जी बराबर जी ME बटा में R की जगह कितना होगा हमारा RE प्लस H हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, RE प्लस H का स्क्वायर हो गया ना। अब यही देखा जाए कि जब RE प्लस H होगा तो RE में कोई वस्तु जोड़ी जाए। अब इसे समझा जाए, ऊपर है हमारा 10 फिक्स है, बट्टा में 5 था तो कट के उसका मान कितना है 2 आ गया। ऊपर है 10, नीचे हमारा 6 है तो कट कर उसका मान कितना होगा, तो 6 में 6 4 बचा, 6 6 का 36, फिर 4 बचा 1/6 आया ना। अब यही एक चीज़, यही एक बात देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे हर का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा मान कम हो जाएगा। अब यहीं आगे करते 10 बटा हम 7 करके देख लेते हैं, तो 7 का में 7, 3 बचा ना, तो 7 चौक 28। देखिए तो पहले जब हर 5 था तो कितना था 2 था, हर 6 हुआ तो कितना था 1/6 हुआ,
और जब 7 हुआ तो कितना मान हुआ 1.4 हुआ। तो जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा यानी कि ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी का मान क्या होगी, कमी होती जाएगी। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पे जाने पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। पृथ्वी तल से नीचे आने पे क्या होता है, तो मान लीजिए पृथ्वी तल से यहाँ पे हम लोग आ गए, ये पिंड हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो ये होता है कि 1 मीटर आने पे पृथ्वी के द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा कमी होगी, नहीं कमी होगी। 2 मीटर आएंगे तो पृथ्वी के द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा कमी, और ज़्यादा कमी होगी। तो कहने का मतलब ये जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला होता है जी बराबर जी एम ई बटा में आर ई का स्क्वायर होता है। अब एक बात है, जब नीचे आएंगे 1 मीटर कमी होगी, ध्यान दीजिएगा बात को, थोड़ा समझिएगा। जी और द्रव्यमान में ज़्यादा कमी होगी, तो जी हुआ ये एम ई हुआ, एम ई माइनस कुछ द्रव्यमान में कमी हो गई, ध्यान दीजिएगा, बट्टा में आर ई माइनस जैसे 1 मीटर मान लेते हैं हम लोग, स्क्वायर हुआ। एक बात बताइए, पूरी पृथ्वी की अगर 1 मीटर गहराई जाए तो कितना द्रव्यमान की मिट्टी काटी जा सकती है, कितना द्रव्यमान की जो मिट्टी होगी ये हमारा पृथ्वी, और 1 मीटर नीचे आएंगे तो सोचिए 1 मीटर गहराई जाने में कितना मिट्टी कटेगी, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी, इसका द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये रेडियस के सापेक्ष ये एम का मान बहुत ज़्यादा कम होगा। अब बताइए, अब जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है यानी कि जो ऊपर वाला होता है वो अनुक्रमानुपाती, नीचे वाला कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये एम ई का मान आर ई की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होगा, उस कंडीशन में जी का मान क्या होगा, कम होगा, नहीं कम होगा। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर ऊंचाई पे जाएं तो भी जी का मान क्या होता है, कम होगा, या फिर गहराई में जाएं तो भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि पृथ्वी तल से ऊपर या फिर पृथ्वी तल से नीचे जाने पे जी के मान में क्या होती है, हमेशा कमी ही होती है। ठीक, आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के मान में और क्या क्या परिवर्तन आता है, तो देखिए जो भी मान होता है वो 45 अंश अक्षांश और समुद्र तल पर जो जी का मान कहता है 9.8 मीटर होता है, यानी कि 45 अंश अक्षांश जो होता है, अक्षांश देशांतर होती है ना, अक्षांश का मतलब ये देखिए ये हमारी अक्षांश होती है और जो ये रेखाएं आती है हमारी वो देशांतर आती है। ठीक, तो 45 अंश अक्षांश पे ध्यान दीजिएगा, 45 अंश अक्षांश तथा समुद्र तल पर जो जी का मान जो होता है, इस मान जी का मान जो प्रामाणिक मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है, ये प्रामाणिक उसका मान है। लेकिन जी के मान में अन्य स्थानों पर थोड़ा सा अंतर होती है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा ही। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है पृथ्वी का जो मान पृथ्वी के आकार पे भी जी का मान में परिवर्तन होता है। अब देखिए अभी बताए, पहले पीछे बता चुके हैं हम लोग कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना 9.8 होता है। भूमध्य रेखा पर ध्रुवी जो व्यास से अधिक होता है, जो भूमध्य रेखा होता है। अब थोड़ा सी को समझिए, ये चीज़ मानिए हमारी पृथ्वी हो गई, ये ध्रुव थोड़ा सा चपटी है, ध्यान दीजिएगा चपटी है। तो चपटा होने का मतलब ये होगा कि ये हमारा पार्टिकल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्टिकल नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा ध्रुव ऐसे चपटी हो गई। ठीक, ये हमारा व्यास हुआ, भूमध्य रेखीय व्यास हुआ, तो इसका मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ जी का मान कितना 9.8 है, लेकिन ये मान थोड़ा कुछ कम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कम और ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण जी का मान क्या होता है। तो एक बात है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए घट जाए उस कंडीशन में क्या होती है, तो जो जी डैश का मान होता है वो जी माइनस आर ई मान लेते, रेडियस ऑफ अर्थ और ओमेगा स्क्वायर, जी बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है। कौन, अक्षीय रोटेशन वाली कोणीय त्वरण जिसको हम बोलते हैं। एक बात बताइए, अगर जी डैश का जो मान होगा अगर घटेगा, जी डैश का मान घटेगा तो क्या होगा, जी उसके मान में, जी डैश के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो एक बात है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद करे तो ओमेगा मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में ध्रुव के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा, जी डैश के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ध्रुव के अतिरिक्त हर जगह पे यानी प्रत्येक स्थान पे जी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला टॉपिक ये होता है कि पृथ्वी अक्ष के परितः, यानी कि जो पृथ्वी अक्ष के परितः घूमती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति यानी जिस रोटेशन से घूम रही है उससे अगर 17 गुना, ध्यान दीजिएगा
17 गुना अगर तेज़ी से घूमना स्टार्ट कर दे यानी घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर देखिए यानी कि ये जो होगा 17 गुना अगर घूमना स्टार्ट कर दे तो ध्यान दीजिएगा भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। तो ये जो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाने का मतलब ये होगा कि जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तभी तो W बराबर m इंटू जी होता है। ये W है, ओमेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा W। तो जब जी का मान शून्य होगा तभी तो भार का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे भी जी के मान में कमी होती है, पृथ्वी तल से नीचे आने पे भी क्या होता है, जी के मान में कमी होती है। ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा लिफ्ट से रिलेटेड है, यानी कि लिफ्ट में क्या क्या प्रचलन होते हैं। तो एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए हमारा कोई लिफ्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा, बात को ही समझ जाएंगे। भारीनता के ऊपर प्रतीत होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, इसके बारे में चर्चा हम लोग यहीं कर लेंगे। ये मान लीजिए हमारा लिफ्ट हुआ, तो लिफ्ट जो है वो ए त्वरण से क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है। ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट जो है वो ए त्वरण से ऊपर जा रही है। तो जब ए त्वरण से ऊपर जाएगी तो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी ए से नीचे की तरफ होगा, प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन प्रतिक्रिया। और चूंकि नीचे ऑलरेडी हमारा जी काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इस कंडीशन में फार्मूला होता है W बराबर m इंटू जी होगा। ये जो जी का मान होगा वो नीचे यानी गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो उसका मान क्या होगा, प्लस जी के बराबर होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर एम जी तो ऑलरेडी पहले से था, और ये ए के कारण उस पिंड पर यानी कि जो लिफ्ट में कोई व्यक्ति होगा तो उसका भी द्रव्यमान नीचे की तरफ काम करेगा, भार नीचे की तरफ काम करेगा। एम इंटू ए के चक्कर में कितना होगा, एम इंटू ए क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें प्लस क्या होगा, एम इंटू ए बढ़ जाएगा। तो उस पिंड का अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें जो बैठा आदमी होगा वो थोड़ा, उसका वजन क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आभासी भार, उसके भार क्या होगा, कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर। अगर लिफ्ट जो है सेम, आगे चलते हैं, और यही लिफ्ट है, ध्यान दीजिएगा, ए त्वरण से नीचे आ रही है, ए त्वरण से नीचे आ रही है, ध्यान दीजिए नीचे आ रही है। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा, यानी जो रिएक्शन होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा। तो जब ए से नीचे आएगी तो m इंटू जी तो होगा, लेकिन जब रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा तो इसमें से क्या होगा, घट जाएगा, m इंटू ए घट जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ जो W का मान होगा एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य होगा कि इस कंडीशन में उस वस्तु का जो जो पार्टिकल होगा इसमें या फिर जो आदमी होगा उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। अगला टॉपिक है कि अगर जो लिफ्ट है वो एक समान त्वरण से, ध्यान दीजिए, जो लिफ्ट है एक समान त्वरण से यानी कि एक समान वेग से, ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग से ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ध्यान दीजिएगा। तो जब एक समान वेग होगा यानी कि ये हमारा भी है और भी से ऊपर जाएगी, भी से नीचे आएगी, तो जो ए का मान होगा प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, तो भी माइनस भी बटा में टाइमिंग क्या होगा, टी होगा। ये दोनों कट जाएंगे, 0 बटा डी, इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि उस समय त्वरण का मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उस समय जो होगा, उस समय जो कंडीशन वाली बात होगी उस व्यक्ति के भार में। अब देखिए जब ए का मान 0 है तो जो पार्टिकल होगा वो अपने ही त्वरण से नीचे आएगा, यानी कि जी त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगा। तो उस कंडीशन में पिंड का भार कितना होगा, m इंटू जी माइनस m इंटू 0, ये तो कैंसिल, m इंटू जी, यानी कि उसका भार कितना होगा, m इंटू जी, यानी कि अपने ही त्वरण से यानी कि जी त्वरण से ही क्या आएगा, वो नीचे आएगा। तो इस कंडीशन में अगर कोई पार्टिकल अगर एक समान वेग से अगर नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, ए का मान क्या होगा, कॉन्स्ट 0 हो जाएगा। जब ए का मान 0 हो जाएगा यानी कि त्वरण उस पर बाहरी त्वरण कोई काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर उस पिंड में कोई भी भार काम नहीं करेगा, बाहरी भार काम नहीं करेगा। उसका वजन कितना होगा, W बराबर m इंटू जी के ही बराबर होगा। अगला है, नीचे आते वक्त लिफ्ट की जोड़ी टूट जाए तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे आ रही है लिफ्ट, कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, और लिफ्ट की जोड़ी टूट जाए तो टूट जाएगी तो वो जी त्वरण से ही तो नीचे आएगी ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब नीचे आएगा तो रिएक्शन नीचे ही आएगा, रिएक्शन इसका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, रिएक्शन जी का रिएक्शन ऊपर जाएगा। अब एक बात बताइए, तो जो W का मान होगा m इंटू जी नीचे की तरफ, और रिएक्शन भी कितना, जी ऊपर की तरफ जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। तो W बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में उस व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एकदम भारहीनता प्रतीत होगा। कभी कोई क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जी से उसका मान बढ़ जाए, जी से भी तेजी से नीचे आए, जब जी से भी तेजी से नीचे आएगी तो आदमी क्या होगा, छत में चिपक जाएगा, उसका जो सर होगा वो कहाँ जाएगा, छत में चिपक जाएगा और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक।
अगला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो क्या होते हैं। तो यानी कि वह उपग्रह जो पृथ्वी तल से 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर ऊंचाई पे, अगर ऊंचाई पे, और जो उसकी कक्षीय जो चाल होती है वो कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं हम लोग। यह जो होता है ये पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इतनी ऊंचाई पे हाइट हो गई, ये उसका वेग हो गया, जो उसका टाइम आवर्तकाल होता है वो लगभग 84 मिनट के आसपास होता है, 84 मिनट के आसपास। यानी वो 84 मिनट में क्या करता है वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक, इसको हम लोग भू अस्थायी उपग्रह भी हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सॉरी ये उपग्रह होता है। यानी कि जो ग्रह होते हैं इसको जियो स्टेशनरी, इसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। जो उपग्रह 64 किलोमीटर ऊंचाई पे होते हैं उनका चाल कितनी होती है, कक्षीय चाल कितनी होती है 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और उसका जो आवर्तकाल होता है वो 84 मिनट का होता है। अगला टॉपिक देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये होता क्या है, यानी कि वह उपग्रह जो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं हम लोग। ये जो होता है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशंस ये होता है कि यह जो उपग्रह होता है वो अक्ष के लंबवत, यानी कि अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल पर परिक्रमण करता है। यह अक्ष के लंबवत होता है और विषुवतीय तल पर क्या करता है, ये परिक्रमण करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यह जो होता है पश्चिम से पूर्व, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व गति करती है, वैसे भी ये भी जो होता है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करता है। ठीक, तीसरा टॉपिक ये है, यानी कि कहाँ वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इसका जो घूर्णन काल होता है, आवर्त काल होता है, वो कितने घंटे का होता है 24 घंटे का होता है। ठीक, और यह उपग्रह लगभग पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक, इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जितने भी चैनल होते हैं प्रसारण वाले, जैसे कि दूरदर्शन वाला चैनल हो गया, रेडियो हो गया, मौसम संबंधी जो भी ये होते हैं, इन सब का ये अध्ययन करते हैं हम लोग। यानी कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। एक टॉपिक और बचता है प्लान बैग, यानी कि इसके वेलोसिटी होता क्या है, यानी कि वह वेग जिस वेग से अगर किसी पार्टिकल को, यानी कि किसी पिंड को फेंका जाए, तो वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के पृथ्वी की जो वायुमंडल उसको छोड़ के बाहर पार कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके वेलोसिटी बोलते हैं। जो इसका मान होता है, इसके वेलोसिटी का जो मान होता है वो √2r/g के बराबर होता है। और पृथ्वी के लिए इसका जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि जब भी किसी रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, तो रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए जो उसका स्पीड चाहिए वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर फेंका जाए, यानी कि उसको प्रक्षेपित किया जाए, तो क्या वो पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। ठीक, क्वेश्चन ये भी होता है कि किसी उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है, कक्षीय वेग को, जो उसके कक्षीय वेग का जो मान होता है v बराबर करने में g/r होता है। जो स्केप वेलोसिटी का मान होता है वो होता है √2g/r होता है। एक चीज़ यहीं देखिए, तो जो v का मान होगा कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414 और इंटू g/r हो जाएगा। ये जो v का मान होगा वो 1.41 कर दें इंटू v0 कर दें। एक चीज़ देखिए, अगर जो v0 का मान है वो अगर उसके मान में ये तो 1 से कितना बढ़ रहा है 41, यानी कि अगर 41% की अगर वृद्धि कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर इसके मान में 41% की वृद्धि कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, पिंड जो होगा, पार्टिकल जो होगा या फिर सेटेलाइट जो होगा, वो क्या होगा, अपनी कक्षाओं से पलायित होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। एक टॉपिक और बचा हुआ है, ग्रहों संबंधी केपलर का नियम। ठीक, तो ग्रहों संबंधी केपलर ने देखा जाए तो अपने 3 नियम दिए, यानी कि
केपलर्स लॉ। ग्रहों संबंधी केपलर ने 3 नियम दिए। पहला नियम इन्होंने यह दिया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो प्रत्येक जो ग्रह होंगे सूर्य के चारों ओर जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है, उसके सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होती है, वो चक्कर लगाते रहते हैं। पहला नियम होता है, ठीक। और जो सूर्य होता है उस ग्रह की कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। तो एलिप्स आप देखे होंगे, तो एलिप्स में क्या होता है, हमारे 2 कक्षाएं होती है, 2 केंद्र होते हैं, फोकस बिंदु होते हैं, एक इधर फोकस बिंदु होता है। तो वो क्या होता है, हमारा फोकस पे स्थिर होता है, ठीक। अगला दूसरा ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। और क्षेत्रीय चाल नियत का मतलब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारा सन हो गया, ध्यान दीजिए सन, ये पार्टिकल ऐसे घूम रही है। तो जैसे कि अगर कोई पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में एरिया, ये ध्यान दीजिए, ये जो एरिया होता है और ये एरिया बराबर होंगे, क्षैतिज चाल नियत होती है। यानी कि क्षैतिज चाल नियत का मतलब होगा कि समान समय में समान क्षेत्रफल को वो कवर करता है। यानी कि जैसे ये दूरी इसकी बढ़ गई, ध्यान दीजिएगा, दूरी बढ़ गई तो यहाँ से यहाँ तक कम दूरी तय करेगा, यानी धीरे धीरे तय कर गया। लेकिन जो पास आएगा तो ये क्या करेगा, तेज चलेगा। तो ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं कि जब सूर्य से अगर दूर होता है कोई पार्टिकल तो वो धीरे धीरे चलेगा, सूर्य के पास होगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये होगा, सूर्य के निकट जब ग्रह आता है तो उसकी वेग बढ़ जाती है, और दूर होता है तो उसकी वेग में क्या होती है, कमी होती है। और इसकी क्षैतिज चाल नियत होती है, समान समय में समान क्षेत्रफल को ये कवर करता है। 3 नंबर क्या है, उसको देख लीजिए। 3 नंबर ये कहता है जो उसका परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण जो काल होता है उसके जो क्या बोलते हैं वो, कक्ष से दूरी को औसत दूरी मान लेते हैं लोग। जो परिक्रमण काल होता है वो सेंटर से उसकी जो औसत दूरी होती है, कक्ष ग्रह के सूर्य से ग्रह की जो औसत दूरी होती है, तो परिक्रमा काल का स्क्वायर उसकी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब देखा जाए, जैसे कि देखते हैं हम लोग कि जितना निकट, यानी कि जितना जो निकट पार्टिकल होगा, जैसे कि बुध सबसे निकट का ग्रह है, उसका परिक्रमण जो काल होता है, यानी कि जो परिक्रमण जो समय होता है वो कितने दिन का होता है, 88 दिन का होता है। सबसे दूर कितना होता है हमारा, सबसे दूर वरुण है, उसका कितना होता है हमारा 165 वर्ष का होता है। तो सबसे नज़दीक जो ग्रह बुध है उसका 88 दिन है, इसका हमारा 165 ईयर होता है, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।